हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक क्लास 12 फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक जो है क्लास 12 फिजिक्स का है। इस टॉपिक में 12 सबसे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न और उत्तर देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि 100% के साथ यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जो वीडियो के लास्ट में 10th 9 जो लास्ट वाले क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। क्योंकि इस वीडियो में हमने वो क्वेश्चन लिए हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए 2017, 19, 22 इसी प्रकार सन के साथ साथ हम इस पूरा वीडियो अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आप अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। यहाँ पर बात की जाती है वैद्युत द्विध्रुव की। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है आपको इसके बारे में लिखना है और ये क्वेश्चन 2017, 19 और 22 में आया है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिस पर दो आवेश तो होते हैं परंतु विपरीत आवेश होते हैं, एक दूसरे से विपरीत, और होते कहाँ पर, बहुत कम दूरी पर। आइए देखते हैं। देखिए एक कोई आवेश है, एक कोई ए आवेश है, दो आवेश हैं, इनके बीच की ये दूरी है बहुत कम दूरी पर, और लेकिन आवेश कैसे होंगे, विपरीत, -q और +q। इस प्रकार के आवेश जो होते हैं, देखिए परिभाषा देख लेते हैं। वह वैद्युत निकाय जिसमें देखिए दो हैं परंतु विपरीत प्रकार के, विपरीत, एक पर प्लस एक पर माइनस प्रकार के बिंदु आवेश ही है, एक दूसरे से बहुत कम दूरी, ये जो दूरी है बहुत कम, तीक्ष्ण दूरी होनी चाहिए, क्षणिक दूरी रखे तो वैद्युत द्विध्रुव वो क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। हमने एक डेरिवेशन आपको सिद्ध कराया था, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, उसमें हमने इसका यूज किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी कॉपी पर नोट करके अच्छे से लिख कर रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। देखिए एक क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो इसीलिए आप इन वीडियो को अच्छे से देखिए, बारीकी से देखिए और अच्छे से समझिएगा। बोर्ड की तैयारी आपकी 100% चांस के साथ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल पे बने रहिए। देखिए बात की जाए यहाँ तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी पृष्ठ के लंबवत जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उन्हें, उनकी रेखाओं की जो संख्या होती है, काउंटिंग होती है, उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा कहती है किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से, देखिए वैद्युत क्षेत्र के किसी वैद्युत क्षेत्र में और किसी क्षेत्रफल से, कोई भी वैद्युत क्षेत्र हो उसमें कोई भी क्षेत्रफल हो, लंबवत दिशा में, लंबवत यानी कि 90 डिग्री पे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, जो 90 डिग्री वैद्युत क्षेत्र में जो लंबवत जो रेखाएं गुजरती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, उनकी जो संख्या होती है, उनकी जो संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसके अगर मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर, आप या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। या आपको एक नेक्स्ट जो है वो वोल्ट मीटर याद रखना है, कोई एक आपसे लिख देना है आपको न्यूटन मीटर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रोटॉन को, एक कोई प्रोटॉन है दूसरे प्रोटॉन की ओर, देखिए एक जैसे एक ए प्रोटॉन है, एक ए प्रोटॉन है, इन प्रोटॉन को एक दूसरे निकाय को यानी कि दूसरे की ओर जाने पर, जो अब ये इधर ऐसे आ रहे हैं, एक दूसरे के पास जा रहे हैं, तो निकाय पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी जो निकाय है उसकी जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके हमें बताना है। देखिए जब हम किसी को एक दूसरे के पास ले जाते हैं, ऐसे इस प्रकार से जब एक दूसरे के पास ले जाते हैं तो इनमें क्या होता है, देखिए अगर समान है तो आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, अगर विपरीत, देखो विपरीत में आवेश अगर समान है तो प्रतिकर्षण, एक दूसरे को अलग हटाने का प्रयास करेंगे। आप कभी तोड़ के चुंबक रखना, अगर सही दिशा में रखी होगी तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगी, अगर उल्टी होगी जैसे कि तो वो क्या करेगी, आपको ऐसे चुंबक बढ़ाएंगे, वो ऐसे बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, बढ़ती जाती है बच्चों की, नहीं बढ़ती है। तो उसी का नियम यहाँ पर भी लागू होता है एक तरीके से, अगर आपको समझाने का प्रयास किया गया तो। एक प्रोटॉन, देखिए आइए इसकी परिभाषा हम आपको समझा देते हैं। देखिए क्या है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर दोनों के बीच प्रतिकर्षण, देखिए आकर्षण लगेगा तो वो एक दूसरे को अपनी ओर खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा, ठीक है, अट्रैक्टिव कर लेगा। लेकिन क्या, कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। देखिए प्रतिकर्षण बल तोड़ के उनको विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, कौन सी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बच्चों,
बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न कर लेने हैं। जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में 12 क्वेश्चन है वो आपको 100% लर्न कर लेने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन 2009, 15, 17, 19 और 20 में आया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समविभव पृष्ठ से आप क्या तात्पर्य है, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, समविभव पृष्ठ की आप परिभाषा लिखिए या इसकी विशेषताएं लिखिए, कुछ भी आता है आपको इससे अलग नहीं आएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। आइए इसकी देखिए, क्या समविभव पृष्ठ क्या होता है। किसी वैद्युत क्षेत्र में, अगर कोई भी वैद्युत क्षेत्र है उसमें एक ऐसा पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आप एक पृष्ठ रख दीजिए और वो पृष्ठ कैसा हो जिस पर सभी जो बिंदु हैं उस वैद्युत पृष्ठ पर सभी बिंदु पर समान विभव होना चाहिए, उस पृष्ठ को ही हम समविभव पृष्ठ कह देंगे। देखिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हो, जिस पर जो भी बिंदु स्थित है, जो भी बिंदु हो वो उन पर विभव क्या हो, बी जो है, बी का मान सदैव, बी का मान कैसा हो बच्चों, समान हो। तो ऐसे पृष्ठ को ही समविभव पृष्ठ कहते हैं। अगर इसकी विशेषताएं की बात की जाए समविभव पृष्ठ की, हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जो 2 विशेषताएं हैं वो इस वीडियो में हमने कवर की हैं। देखिए पहली विशेषता की अगर बात की जाए तो समविभव पृष्ठ जो होता है उसके समीपवर्ती, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में समविभव पृष्ठ जो होती है वो लंबवत होते हैं। देखिए समविभव पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जो समविभव पृष्ठ होता है उसके समीप, उसके अनुसार अगर बात करें, उसके समीप यानी कि पास में जो वैद्युत विभव की यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो समविभव पृष्ठ के कैसी होती है, लंबवत होती है। नेक्स्ट है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कतई शून्य होता है, सदैव शून्य होता है। देखिए आप आराम से समझिए। अगर कोई आवेश है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से, देखिए कोई आवेश Q है और Q1 है और एक Q2 है, 2 आवेश हैं, इनको हम क्या करें, समविभव मान लीजिए एक कोई पृष्ठ है, इसमें एक यहाँ पर एक यहाँ पर, अगर हम इसको यहाँ पर लाएं तो इसमें जो कार्य हमको करना पड़ेगा वो कौन सा होगा कार्य, वो कार्य सदैव शून्य ही होगा। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आप इसको अच्छे से अच्छे तैयार करना। किरचॉफ का प्रथम तथा द्वितीय नियम किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है। यानी कि जो किरचॉफ ने 2 नियम, किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम की बात की जा रही है कि जो नियम है वो भौतिक राशि के किस संरक्षण पर आधारित है। ये क्वेश्चन 7, 11, 17, 19 में आया है। देखिए अगर बात की जाए किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम जो है वो किस पर आधारित है, किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातु के किसी तार की लंबाई उसे खींचकर 2 गुनी कर दी जाए। यानी कि धातु का कोई तार है उसको हम खींचकर उसकी जो लंबाई है वो हम 2 गुनी कर दें। देखिए ये कोई तार है, इसको हम खींचकर 2 गुना कर दें, इससे 2 गुना कर दें तो तार का प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 2011, 19, 20 में आया। ठीक है, तो इस साल आने के 100% चांस हैं। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए अगर तार का मान लिया हमने, तार का जो प्रतिरोध है, तार की लंबाई हमने मान ली n मान ली और प्रतिरोध R मान लिया, तो आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए माना नया तार का प्रतिरोध, जो नया तार का जो नया प्रतिरोध होगा R2 बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हमने क्या मान लिया, n²। ठीक है, और n बराबर यहाँ पर कितना गुना कर दें, 2 गुना, तो n का मान 2, तो 2 का अगर आप वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो R1 कितना हो जाएगा 4, तो जो नया प्रतिरोध बनेगा वो कितना गुना हो जाएगा बच्चों, 4 गुना हो जाएगा। इस पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक, यहाँ पर 2 पूछे हैं। चुंबकीय बल क्षेत्र का मात्रक, या आप इसी को कह सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक लिखिए। तो इसका मात्रक क्या होता है, देखिए इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है।
न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या आप इसको टेस्ला कह सकते हैं, या आप इसको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, बच्चा ये याद कर लेता है तो उसको नहीं फंसता है। तो स्टूडेंट आपसे गुजारिश है कि आप इन तीनों को अच्छे से लर्न कर लेना। ये क्वेश्चन आपको 100% फंसने के चांस है, इसीलिए आप इन क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन हम वीडियो में बताते हैं, आप उनको अच्छे से तैयार करते चलिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके 90% लाने से कोई रोक नहीं सकता है। बस आप हमारी आज्ञा का पालन करिए, हम आपके अकॉर्डिंग और आपके लेवल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब बनाते रहते हैं। और इसीलिए अगर चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 2014 और 2012 में आया, 14 और 18 में आया है। और ये क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के जब देखेंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा 2 नंबर या 1 नंबर में आपको मिलेगा। ठीक है, यानी चुंबकीय यामोत्तर की परिभाषा दीजिए। देखिए चुंबकीय यामोत्तर किसी स्थान पर गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रतापूर्वक आप किसी चुंबक को लटका दीजिए और चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल के चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। देखिए परिभाषा से समझ लेते हैं। देखिए किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से, अपने कौन से गुरुत्व केंद्र से आप बात कर रहा है, गुरुत्व केंद्र से, ग्रेविटेशन यानी कि केंद्र से, ठीक है, से स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई गई, स्वतंत्रतापूर्वक आप उसको लटका दीजिए। लटकाई गई चुंबक के चुंबकीय अक्ष से, लटकाई जो जाती है उसके चुंबक का जो अक्ष होगा, उस चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर, उससे जो ऊर्ध्वाधर तल गुजरेगा उसे ही चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। आई होप ये भी आपको परिभाषा समझ में आई होगी। ये परिभाषा थोड़ी कठिन है, इसीलिए आप इसको कॉन्सेप्ट के साथ तैयार कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है नमन कोण या नति कोण को परिभाषित कीजिए। देखिए कभी आ जाता है नमन कोण को परिभाषित कीजिए या आ जाता है नति कोण को परिभाषित कीजिए, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हमने आपके लिए दोनों रख दिए। दोनों का एक ही काम है, एक ही चीज है, नाम अलग अलग है, नति कोण और नमन कोण। ठीक है, एक कोण होते क्या है? देखिए अगर किसी स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कोई स्थान है उसमें जो पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, चुंबकीय यामोत्तर जो होता है उसमें स्थित क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे ही नमन या नति कोण कहते हैं। आइए परिभाषा भी समझ लेते हैं। देखिए किसी स्थान पर, कोई स्थान है, स्थान पर पृथ्वी की संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय यामोत्तर में स्थित, जो चुंबकीय यामोत्तर है उसमें स्थित क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है, जो क्षैतिज रेखा है उसके साथ जो कोण बनाती है उसे नमन या नति कोण कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट जो 10 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 17, 19 और 22 में आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा इसका मात्रक। मैं बार बार कहता हूं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। तो इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कीजिए और हमारे वीडियो देखते रहिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, इतनी हम मंगल कामना आपके लिए करते हैं। यानी कि बात की जाए स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा अथवा इसका मात्रक भी लिखना है। हम इसमें परिभाषा के साथ साथ मात्रक भी बताएंगे। इसमें देखिए क्या होता है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक जो होता है, कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है। क्या याद करना है, चुंबकीय में किसी कुंडली में जो स्वप्रेरण गुणांक होता है वो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की ग्रंथियों की जो चुंबकीय फ्लक्स की जो ग्रंथियां हैं उनकी संख्या जो होती है उनके बराबर ही होता है। और जबकि अगर कुंडली एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, अगर कुंडली में क्या एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, ये शर्त एक, अगर कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही तो ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, हेनरी है। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 क्वेश्चन है क्या है, देखिए आप इसको भी अच्छे से याद करिएगा कि किसी ट्रांसफार्मर में लौह क्रोड की क्या उपयोगिता होती है। जो ट्रांसफार्मर आपने देखे जो उसमें लोहे की छड़ लगी होती बाहर से दिखती है, उसमें उनकी क्या उपयोगिता होती है। देखिए उनमें इनकी क्या उपयोगिता होती है। देखिए ट्रांसफार्मर में जो लौह क्रोड की उपयोगिता होती है वो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ाना होती है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का जो मान होता है उसको बढ़ाना होता है। तो इसीलिए आप इसको भी अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर आप कंसेप्ट के साथ समझिए, आप ट्रांसफार्मर आज जाके देखिएगा और उसमें जो बाहर लोहे की जो क्रोड लगी होती है उसका मेन मकसद और मेन काम होता है चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ाना। और यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फंस सकता है कि ट्रांसफार्मर में लौह क्रोड की जो उपयोगिता होती है तो उसमें विकल्प दिए होंगे चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ाना, चुंबकीय फ्लक्स का मान घटाना,
चुंबकीय फ्लक्स का मान कुछ नहीं होता है, चुंबकीय फ्लक्स मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो वहाँ पर आपको एक लगाना है चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ाना या बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो क्वेश्चन नंबर 12 है, चोक कुंडली की कार्यविधि किस घटना पर आधारित है। जो चोक कुंडली होती है उसकी जो कार्यविधि होती है वो किस घटना पर आधारित है। चोक कुंडली की बात कर रहे हैं। देखिए जो चोक कुंडली होती है उसकी कार्यविधि जो होती है वो स्वप्रेरण की घटना पर आधारित होती है। जो चोक कुंडली की जो यानी कि कार्यविधि होती है वो स्वप्रेरण घटना पर यानी कि आधारित होती है, उसी के अकॉर्डिंग कार्य करती है। तो ये था स्टूडेंट डिस्कशन वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। हम इसी प्रकार लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, डेरिवेशन और सभी प्रकार के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते रखिए, जैसे हम वीडियो अपलोड करें वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।